हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो जीएस पेपर से आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका ये 13वां मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आपके परीक्षा के दृष्टि से सभी मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा जो है अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है किसके द्वारा? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है शुरू किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ हिमाचल प्रदेश से किया गया, जिसके अंतर्गत जो है लोगों को अपनी भूमि पर जो है मनपसंद वृक्ष को लगाने के लिए बिना किसी मूल्य के वन विभाग वृक्ष जो है सैंपल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था ये? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है उत्तराखंड में जो है गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी ने प्रारंभ किया था। यह जो है वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है प्रारंभ किया गया आंदोलन था। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और 1973 में जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के जो है चमोली गांव के जो है गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। और 1987 में इस आंदोलन को जो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेश देवी, चंडी प्रसाद भट्ट आदि सबने इस आंदोलन में जुड़े रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1987 में, ठीक है, इस आंदोलन को जो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे? तो ये बहुत पुराना पूछा है। ठीक है, इंगलक सिनावात्रा। ठीक है, तो ये थाईलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली लिंक लक्ष्मण यात्रा जो है भारत के 63वें, ठीक है, 63वें यानी 2012, ठीक है, 2012 की ये मुख्य अतिथि थी। ठीक है, तो 63वां था 2012 का। तो वर्तमान समय में इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्तमान में कौन मुख्य अतिथि था। ठीक है, तो यहाँ पे बहरहाल 2012 का प्रश्न ये पूछ लिया है, तो इसको आप लोग अपडेट हो लीजिएगा। 63वां का मुख्य ये अतिथि जो थी यंगलक सिनावात्रा थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो ये गैंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो है विश्व के 2/3 एक सींगी गैंडे संरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है, और एक सींग वाले गैंडे केवल जो है भारत में ही पाए जाते हैं। और 1987 में प्रारंभ गैंडा परियोजना के अंतर्गत जो है असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिमी बंगाल का जो जालदापारा अभ्यारण्य है जो है गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। और यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है। ठीक है, और वर्ष 2006 में इसे बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, सिम का पूरा नाम क्या है? सिम जो हम लोग चलाते हैं मोबाइल में, उसका पूरा नाम क्या है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका पूरा नाम है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह सेल फोन में प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। और इससे बात करना, संदेश भेजना, चित्र भेजना, इससे ही जो है सिम से ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार है, और जिसका जनघनत्व कितना है? तो 46 है। ठीक है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश का अगर जनघनत्व देखा जाए तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित में, और उसके बाद जो है चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी है, फिर दमन दीव है। ठीक है, फिर लक्षद्वीप है। तो फिर जो है सबसे कम किसका है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो किसकी संस्तुति पर? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान के सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976
द्वारा जो है भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 क बनाया गया, ठीक है, और उस क जो है स्थापित किया गया और भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो नए अनुच्छेद 51 के अनुसार जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह 11 मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। संविधान के 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो ये लोकसभा में किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। धन विधेयक जो है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। लोकसभा द्वारा जो है पारित किए जाने के बाद धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को न तो अस्वीकार किया जा सकता है और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। विधेयक की प्राप्ति के दिन से जो है 14 दिन के अवधि के भीतर जो है लोकसभा में भेजना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों की 1/3 ये आरक्षित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या स्थानों के जो है 1/3 जो है सुरक्षित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। धारणीय विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा यह बताती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वह अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण बैंक से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वित्तीय समावेशन हेतु भारत में प्रारंभ की गई स्वाभिमान योजना का संबंध जो है ग्रामीण बैंक से है। तो सी आंसर करेक्ट होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक जो है ये सबसे प्रचलित माप है। थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके जो कार्य हैं नोटों का ये निर्गमन करता है, विदेशी विनिमय का संचय करता है और इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और सरकार का बैंक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किसके द्वारा? तो ये तरंगदैर्ध्य के द्वारा, ठीक है। तरंगदैर्ध्य से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। लॉर्ड रैले के अनुसार जो है किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके कारण होता है? तो तरंगदैर्ध्य के कारण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विजय केलकर, ठीक है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है विजय केलकर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है विजय एल केलकर की अध्यक्षता में 13 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का गठन किया था और आयोग अपनी संस्तुति जो है 1 अप्रैल 2010 से शुरू होने वाली आगामी 5 वर्ष के लिए देगा, ठीक है। और अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में 2015 से लेकर के जो है 20 की अवधि में जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे के लिए जो है सुझाव देने के लिए 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और इस आयोग ने जो है 15 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी थी और इस आयोग का गठन जो हुआ था
और 2 जनवरी 2013 को किया गया था। और RBI के पूर्व भारतीय गवर्नर जनरल YB रेड्डी इसका अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो 14वां वित्तीय आयोग की अगर पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा YB रेड्डी थे। ठीक है, 1 साल पहले पूछता है, या तो करंट का पूछता है या तो आगामी का पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, लेजर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। तो प्रकीर्ण विकिरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, लेजर एक उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है किसको? प्रकीर्ण विकिरण को। ठीक है, लाइट एम्प्लीकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, लेजर LISER होता है ना, तो इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका संक्षिप्त नाम है। और जिसका अर्थ है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन, अर्थात जो है प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जो है जिसमें विकिरण से प्रेरित उत्सर्जन द्वारा जो है एक वर्णी प्रकाश जो है प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घटता है। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन जो है घटता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 19 नंबर प्रश्न है, पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्णहरित या क्लोरोफिल की सहायता से जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपने भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और क्लोरोफिल का गठन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरविजय सूरी को। ठीक है, अकबर जो है हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था और अकबर ने जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को जो है गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी थी। और अकबर ने जो है जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूरी को जो है जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को जो है युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है और इन्होंने जो है समाज पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। और 1850 में मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों में जो है महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो कौन सा आंदोलन जो है महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? तो इसमें से आपका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भी और होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सभी आंदोलन में जो है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही थी। सर्वप्रथम जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन में ने जो है महिलाओं की घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था। ठीक है, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, वहीं से निकलना ये लोग शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे चारों आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1961 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल की जो है कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था और इसमें जो है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसी एक्ट के द्वारा जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 2696 मीटर है।
ठीक है, 2696 मीटर है और यह जो है अन्नामलाई की पहाड़ी श्रेणी में स्थित है। और अनाईमुड़ी जो है 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी जो है श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर इलायची का कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर की ओर जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं तथा उत्तर पूर्व की ओर जो है पलानी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में जो है महेंद्रगिरी श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दक्षिण भारत का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा अनाईमुड़ी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो नांगलबाद जो है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इस सतलज नदी पे है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से पूछा जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो ये सही है। और दूसरा जो है सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। ठीक है, और इससे जो लाभ लेने वाले राज्य हैं तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, और नागार्जुन जो है गोदावरी पे नहीं है ये। ठीक है, ये किस नदी पे है, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। ठीक है, अर्जुन कृष्णा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कृष्णा नदी पे है, तो यही गलत हो जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इस आंध्र प्रदेश से लाभान्वित होता है। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है और इससे लाभान्वित जो देश जो है उड़ीसा है, देश नहीं बल्कि राज्य। ठीक है, तो उड़ीसा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत पूछा है तो कौन सा गलत है, तो यहाँ पे नागार्जुन गलत हो जाएगा क्योंकि ये कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा जो है। ठीक है, प्रमुख खनिज उत्पादक जो है मैग्नीज अयस्क जो है उत्पादक राज्यों में क्रम जो है निम्न है। पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरे पे आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, पहले पे है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, किसका पीएच मान 7 होता है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, एक से अधिक हैं पीएच मान वाले, तो यहाँ पे ही सही हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए आप लोग, शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का मान जो है, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का मान पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मान आपका 7 होता है, शुद्ध पानी को उदासीन माना जाता है। तो यहीं पे आपका आंसर मतलब ये सही हो जाएगा कि यहाँ पे कोई नहीं, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हैं, तो यहाँ पे आपका ई आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सबका आप लोग याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, नींबू का कितना होता है, तो नींबू का 2.2 से 2.4, सिरका का याद रखिएगा, सिरका का याद रखिएगा 2.4 से 2.3, शराब का याद रखिएगा, शराब का 2.8 से 3.8, टमाटर जूस का याद रखिएगा 4.4 से 4.4, बियर और आप मानव मूत्र लार दूध का याद रखिएगा 6.4। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट इसमें आप लोग याद रख सकते हैं। मानव रक्त का होता है 7.3, 7.5, मानव लार का होता है 6.5 से 7.5। ठीक है, तो पीएच मान 5, ये करीब 10 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनाया जाता है, तो आप लोग इसको जो है रिवीजन करते रहिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसमें से कोई सही नहीं होगा। ठीक है, डीएनए की खोज इसमें से कोई नहीं किया था। देख लीजिए, जो डॉक्टर जेम्स वाटसन थे और जो फ्रांसिस क्रिक थे, ठीक है, इन्होंने डीएनए की खोज की थी, लेकिन जो है वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा जो है 1953 में डीएनए की लोगों ने डीएनए की पहचान की थी। ठीक है, कि डीएनए होता है। ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। वास्तव में देखा जाए तो 1869 में, ठीक है, 1869 में एक स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिच मिस्चर। ठीक है, इन्होंने ही जो है डीएनए की खोज किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फ्रेडरिच मिस्चर ने। और
जाना था सर्वप्रथम किसने, तो जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। और खोज किसने किया था, तो 1869 में फ्रेडरिच मिक्सचर ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सही नहीं हो रहा, इसको आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस, थैलेस, हाइपोथैलेस जो ये है, ये शरीर का तापक्रम को जो है नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम जो है सामान्यतः कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मानव शरीर में जो है तापमान नियंत्रण की एक जैविक प्रणाली कार्य करती है, और मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेस भाग है, और इसी भाग के द्वारा जो है तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो विद्युत मोटर होता है उसमें जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, और विद्युत मोटर द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके। 31 नंबर है, उसे चुनिए जो अन्य से 3 भिन्न है, जोड़ घटाव गुणन भिन्न। तो यहाँ पे जोड़ घटाव ये सब मतलब गणित के साइन है, जैसे 2 + 4 × 3, हाँ। भिन्न तो लिखा जाता है 1/2, 2/4, ये भिन्न लिखा जाता है, ये साइन है, ठीक है। तो ये 3 जो है एक तरह से हैं, ये अलग है, तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो ये अजय के किस दिशा में बनेगी। मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तब क्या कह रहा है, सूर्योदय के बाद राज अजय, ठीक है, राज अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसकी बाईं तरफ, जैसे मान लीजिए राज अगर यहाँ उत्तर से इधर आता है तो उसके बाईं तरफ इधर बायां होगा उसका, ठीक है, बाईं तरफ पड़ता है। यदि राज की परछाई उसकी बाईं तरफ पड़ती है तो अजय इधर से जाएगा। अगर ये इस मतलब ये इधर से आएगा तभी नहीं इसका परछाई इधर बाएं बनेगा। और इसके ये सामने अजय जा रहा है, तो ये इसके सामने जा रहा है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो इसका परछाई ये इधर बायां होगा, तो इसका परछाई बायां इधर होगा। तो दोनों को कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। परछाई कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो दक्षिण दिशा में दोनों की परछाई। तो अजय किस दिशा में जा रहा है, ये दोनों की परछाई यहाँ पे बनती है, तो अजय किस दिशा में जा रहा है, तो अजय किस दिशा में जा रहा है, तो आपका अजय जा रहा है आपका दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, 90 व्यक्तियों की पंक्ति में रतन पवन के दाएं 15वां है और बाएं से 40वें स्थान पर है। पंक्ति की दाईं ओर रतन का स्थान क्या है, तो पंक्ति की ओर दाईं के रतन का स्थान जो है, पवन का जो है बाएं से स्थान कितना है, पवन के दाएं 15वां और बाएं 40वें स्थान पर है। तो पवन के बाएं कितने स्थान पे है, तो 40वें स्थान पे है, ठीक है। और रतन के बाएं के स्थान, तो रतन के बाएं के स्थान क्या हो जाएगा आपका 40, और 15वां स्थान उसका दिया है, तो +15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 55वां स्थान हो जाएगा किसका, रतन का। तो रतन के दाएं पूछा है, तो रतन के दाएं और पूछा है, तो 90 कुल व्यक्तियों की संख्या 90 - 55, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, और +1 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 36वां स्थान। 90 में से 55 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 35 + 1 36, 36वां स्थान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा, तो 1998 में एक दिन विषम होगा, ठीक है। 97 के बाद जो है 98 में एक दिन विषम होगा। 1999 में आप देखेंगे तो 19 एक दिन उसमें भी विषम होगा।
2000 में अगर देखा जाए तो 2000 में भी एक दिन विषम होगा, तो कुल विषम दिन आपका हो गया 3 विषम दिन हो गया। ठीक है, अब 18 फरवरी 1997 को क्या था, मंगलवार था। ठीक है, तो 18 फरवरी 2020 को क्या होगा, तो मंगलवार, अब 3 दिन और जोड़ लीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार था तो 3 दिन विषम, जो बीच में 3 वर्ष पड़ रहे हैं, 3 दिन में एक एक दिन विषम हो रहा है। ठीक है, तो मंगलवार में 3 जो ऐड कर देंगे, कौन दिन आ जाएगा, तो शुक्रवार आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वें स्थान पे है। ठीक है, दोनों छोर से वो किसी स्थान पे है, तो 15वें स्थान पे है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, दाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या प्लस बाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, दाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या की स्थिति प्लस बाईं ओर संख्या की व्यक्तियों की स्थिति माइनस 1 कर देते हैं, तो यही आपका आ जाएगा 29। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कों की संख्या हो जाएगी आपका 29। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला है, जब सेम रहे तो दाहिने ओर से बाएं ओर से स्थिति की संख्या -1 कर दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा 29। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 36 नंबर प्रश्न है, 144 बाइसिकल बेचने पर जान को जो है 6 बाइसिकल की विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसकी प्रतिशत हानि क्या है। तो जान को जो है 144 बाइसिकल बेचने पर जो है 6 बाइसिकल की हानि होती है। ठीक है, हानि होती है, अतः जो देखा जाए तो 144 प्लस 6 बाइसिकल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 144 बाइसिकल का क्रय मूल्य बराबर जो है कितना है, 150 बाइसिकल का विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर जो हो जाएगा आपका 144 बाइसिकल के मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो हानि पूछा है, तो हानि क्या हो जाएगा आपका 140 और 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना, ये तो 150 हो जाएगा। तो 150 बाइसिकल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 140 बाइसिकल क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 150 माइनस 144, तभी ना आपका 6 प्राप्त हो जा रहा है। और हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत का हो जाएगा आपका 6/150 गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा, 10 15 45 15 चौको 60, तो 4% आपका कितना हुआ, 4% की उसकी हानि हुई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्के हों जिनके मूल्यों का अनुपात जो है 13, 11, 7 हो, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों का जो मूल्य है क्रमशः मान लीजिए 13x, लिख लीजिए यहाँ पर दिया है 13x, ठीक है, 11x और 7x। ठीक है, तो प्रश्न कहा कह रहा है कि 50 पैसों कह रहा है कि पैसों जिनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे तो 13x धन 11x धन 7x बराबर कितना हो जाएगा, धन 2, यहाँ पे देख लीजिए, बराबर 378 कर दीजिए। ठीक है, 378 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 13x धन 2, 11x धन 4 और 7x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 63x बराबर 378। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 378/63। ठीक है, अब 63 से जब काटेंगे तो ये 6 बार आपका कट जाएगा। ठीक है, अतः 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये 6 किसका निकला है, तो 6 जो है ये निकला है 1 रुपये के सिक्के का। ठीक है, तो 50 पैसों का पूछा है, तो इसी में हम गुणा कर देंगे, 2 गुणे 11x, ये किसका है, ये 50 पैसों का सिक्का है 11। ठीक है, तो 2 गुणे 11x बराबर 22x, यानी x का मान कितना निकला है 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणे 6, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लिए, 6 दूनी 12 1 13, 132।
ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 132, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग हल कीजिएगा रफ पे, ठीक है। 138 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 सही 16/21 है, तो भिन्न बताइए कौन सा भिन्न है। तो इसको हल करने के लिए थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कर भी सकते हैं, वैसे हम जल्दी जल्दी करते रहें, ठीक है। मान लेते हैं भिन्न का अंश x है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि 2 गुने, ठीक है, 2 गुने से 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, भिन्न का हर क्या हो जाएगा, ये अंश है x क्या मान लिया, अंश मान लिया, तो हर क्या हो जाएगा आपका, तो 2x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब भिन्न क्या बन रहा है, x/2x+1 बन जा रहा है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2x+1 + 2x+1/x इक्वल टू कितना दिया है, 2 सही 16/21, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा x-3 और 11x+7, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा मान, -7/11 आ जाएगा, ठीक है। तो भिन्न क्या हमको प्राप्त होता है, तो x/2x+1 जब हम करेंगे, ठीक है, तो x का मान जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रब कीजिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 नंबर प्रश्न है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में जो है ए बी और ए सी 2 समान जीवाएँ प्रत्येक 6 सेंटीमीटर की हों तो जीवा बी सी की लंबाई बताइए, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के सेंटर से जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए त्रिज्या है, ठीक है, 2 त्रिज्याएँ हैं समान, ठीक है, समान हैं, और ए बी और ए सी, ठीक है, मान लीजिए इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, ये जीवा हो गया, ठीक है, बी और सी, ठीक है, ए बी कहा है और ए सी कहा है, 2 जीवा, ये जीवा हो गए, जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर इसका भी है और 6 सेंटीमीटर इसका भी है, ठीक है। तो जीवा बी सी, जीवा ये भी तो बी सी हुई, तो बी सी की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। तो ये भी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी करेंगे तो बहुत सरल है। इसको त्रिभुज ए बी एम करके निकाल लेंगे ए बी एम का मान, और बी एम ओ का मान, ये सेंटर है, एम जो है इस सेंटर का मान निकालेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, आंसर इसका जो करेक्ट आएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको मतलब प्रश्न को लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें जगह कम रहता है, हल नहीं हो पाता सही से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे, पहले एक त्रिभुज ए बी एम का मान निकालेंगे, फिर ए सी एम का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर जो है 2 समीकरण प्राप्त होगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हम 9.6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई आंसर सही नहीं हो रहा है, 9.6 इसका आंसर आएगा, आप लोग सभी लोग लगाइएगा इसको स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ से ऐसे एक प्रश्न जरूर बनाया जाता है आयोग द्वारा, ठीक है, तो इसको जरूर हल कीजिएगा। निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात करना है, चर दिया है, बारंबारता दिया है, तो क्या निकालना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो चर आपका दे दिया है, यानी एक्स दिया है कितना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या हो गया, ये चर दिया है, ठीक है। बारंबारता आपका दे दिया है 5, 7, 8 ये दे दिया है, ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकालना है, तो यहाँ संचयी बारंबारता करेंगे, ठीक है। तो 11 और 5 का अगर संचयी बारंबारता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह से 12, 7 का निकाल लीजिएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह 13, 11 का निकालिएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से डट 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 सबका निकालेंगे, 18, 5 का निकालेंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर आपका निकालेंगे जो है सबका, तो n बराबर यहाँ सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है, तो इसी का सबसे बड़ा मान आ रहा है 55, ठीक है। तो n का मान कितना निकल गया 55, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पदों की संख्या माध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2वां पद, ठीक है। तो n का मान आपका 55 प्राप्त हो गया है सबसे बड़े का, ठीक है। तो 55 + 1/2 56, 56/2, तो 56/2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16,
2 अट्ठे 16, 28वां पद। तो 28वां पद आपका देख लीजिए कौन सा 28वां पद। तो 28वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 28वां पद बराबर कितना हो जाएगा आपका मान। तो 28वां पद बराबर पदों की संख्या बटे 2, तो 28/2 बराबर 14वां। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, चर बारंबारता का जो है संचयी बारंबारता यानी CF निकाल लेना है। ठीक है, और CF में जो सबसे बड़ी आता है उसका माध्यिका निकाल लेना है, और माध्यिका का जो करके जो है उसका n/2 कर देना है, सीधे आपका मान आ जाएगा आंसर 14। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा 40 प्रश्न आपका। कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।